हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सही स्वस्थ होंगे, नहीं तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी कुछ दिन से वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब रेगुलर स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा राजनीतिक सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे डेविड एस्टोन और अल्फ्रेडो कोबन और लेस्लेट और रॉबर्ट डाल के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को विनिर्दिष्ट किया गया है। डेविड ईस्टन एवं अल्फ्रेडो कोबन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारण को विस्तृत विवेचना की है। पीटर एवं लेस्लेट ने इनके निधन की भी घोषणा कर दी थी। रॉबर्ट डहल का कहना है कि समकालीन समाज में ना तो पूंजीवादी प्रणाली में और ना ही साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता रही है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा, बताइए। तो यह वैज्ञानिकवाद को स्वीकार करते हैं और मानकवाद का खंडन करते हैं तो गलत हो जाएगा। यह राजनीतिक दर्शन राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। यह रचनात्मक और संस्थागत होता है और राजनीतिक संगठनों एवं संगठन के तर्क एवं आधार का परीक्षण करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक और वैज्ञानिक नियामक तथा अनुभूतिमूलक मूल्यांकन परक और व्याख्यात्मक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक होते हैं तो ये सही हो जाएगा, सिर्फ चौथा ही सही है। डॉक्टर SP वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक और परिणात्मक। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए। तो यह समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करते हैं और ये कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करते हैं। सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यकता बुराई न मानते हुए एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था मानता है। यह राज्य द्वारा पूंजीपतियों को नियंत्रित करने की बात करता है। यह राज्य तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में विरोध नहीं मानता। नेक्स्ट आते हैं माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो यह सभी काल एवं समाज में विसंगतियाँ सार्वभौमिक होती हैं, पहला सही है। दूसरा, प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ विदेशी वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती हैं तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती हैं जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है तो ये भी सही हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। माओ का असंगति का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक अनुपम देन है। इनके अनुसार असंगतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इनके अनुसार गुणात्मक रूप से भिन्न असंगतियों को केवल गुणात्मक रूप से भिन्न साधनों के द्वारा हल किया जा सकता है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच की असंगति को समाजवादी क्रांति के तरीके से हल किया जा सकता है। सामंती व्यवस्था और आम जनता के बीच की असंगति को जनवादी क्रांति के तरीके से हल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, अवधारणा और उनके विचारक बताइए। पहले आते हैं बेल ऑफ इग्नोरेंस, इनका संबंध है जॉन रॉल्स से। नेक्स्ट आते हैं एलिनिएशन का संबंध है कार्ल मार्क्स से। पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, इनका संबंध है कार्ल पॉपर से। और नाइट वॉचमैन स्टेट का संबंध है रॉबर्ट नोजिक से। बेल ऑफ इग्नोरेंस का संबंध है जॉन रॉल्स से। एलिनिएशन का संबंध है कार्ल मार्क्स से। पीस मील सोशल इंजीनियरिंग का संबंध है कार्ल पॉपर से। और नाइट वॉचमैन स्टेट का संबंध है रॉबर्ट नोजिक से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पेरेटो का संबंध है, ये इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है बोलते हैं। मास्को का संबंध है अभिजन का परिचयन से संबंधित है। मिशेल का संबंध है अल्पतंत्र का कठोर कानून से। और गैसेट का संबंध है आम जनता के सिद्धांत से। पेरेटो इतिहास अभिजन का कब्रिस्तान मानते हैं ये। मास्को अभिजन का परिचालन मानते हैं। मिशेल अल्पतंत्र का कठोर कानून बताते हैं। और गैसेट आम जनता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें पारंपरिक समाज है, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें हैं, उत्कृष्ट अवस्था है, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति है, उच्च सामूहिक खपत का युग है। डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास के 5 चरण इस प्रकार हैं। पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति और उच्च सामूहिक खपत का युग। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि जब शक्ति का सत्ता से सम्मेलन हो तभी इसकी वैधता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जब शक्ति को कानून रूप दे दिया जाता है तब वह सत्ता बन जाती है। शक्ति दूसरों पर अपने मूल्यों को लागू करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं है, तो ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सत्ता एवं जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सत्ता विभाज्य होती है क्योंकि जवाबदेही विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न। पहला, कथन कारण बताइए। इसमें है जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्राकृतिक अधिकार की धारणा लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार है। राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही समझौते द्वारा राज्य का निर्माण होता है। शासन का प्रमुख कार्य अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, बताइए। तो इन्होंने राज्य की जैविक अवधारणा दी है, इन्होंने राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में बताया है, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये इसकी बात नहीं की थी, और व्यक्ति के लक्ष्य राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं, राज्य का स्वरूप जैविक है, यह एक कार्मिक विकास है, राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन है और राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट आते हैं मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है, क्योंकि यह राजनीति से नीतिशास्त्र एवं धर्म को अलग रखने के कारण। राजनीति शास्त्र में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म एवं नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, भाषा के आधार पर राज्य का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आते हैं हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो प्रकृति अवस्था राजनीति पूर्व एवं समाज पूर्व की अवस्था है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सार्वभौम संविधान का एक पक्षकार है, तो ये गलत है। मानव स्वभाव से अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वत्वबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु है, तो ये भी सही हो जाएगा। हॉब्स ने राज्य से पूर्व मनुष्य की किसी सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की थी। इनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित है। हॉब्स के अनुसार मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है, तो जॉन लॉक ने योगदान दिया है सहमति सिद्धांत में और सीमित सरकार में, दोनों में। निगम निकाय के रूप में राज्य सिद्धांत नहीं दिया और राज्य का जैव अवधारणा भी जॉन लॉक के द्वारा नहीं दी गई है। हॉब्स और लॉक दोनों ही विचारक समझौतावादी विचारक हैं। लॉक का सामाजिक समझौते में सरकार की भी एक पक्षकार के रूप में है, अतः इसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त करके नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लॉक ने सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा था कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए और खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए और खाने के लिए उसे उत्पादन करना होता है, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। ये कहा था वेंथम ने। वेंथम ने कहा है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मास्क से संबंधित है। मास्क के द्वारा कहा गया था कि पदार्थ गति की अवस्था में है। दूसरा, पदार्थों में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है, ये भी सही हो जाएगा। और पदार्थों में विरोध निरंतर एवं अत्यंत है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करते हैं कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है, जिसके 3 अंग होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इनके अनुसार पदार्थ के अंदर विरोधी तत्व होते हैं और इन्हीं विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं J.S. मिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इन्होंने सिर्फ दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है, इसकी बात कही थी। मिल ने कार्यगत स्वतंत्रता के 2 रूप बताए हैं। पहला, स्वसंबंधी कार्य, दूसरा पर संबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य व्यक्ति के बेकार हैं, जिसमें अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, इसलिए इसे कार्यों में राज्यों को प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। पर संबंधी व्यक्ति के बेकार होते हैं, जिसमें समाज और अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। उसने ऑन लिबर्टी 1859 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, नहीं। बहुमत दल की सरकार, नो। समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते थे, ये सिर्फ डी सही हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वोदय के आदर्श पर विशेष बल दिया है, जिसका अर्थ था सबका उत्थान। नेक्स्ट आते हैं मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, जॉन लॉक की रचनाएं सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। संसदीय लोकतंत्र, मैग्ना कार्टा 1215, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, जॉन लॉक की रचनाएं 1689 आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान के बारे में बताइए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में कमज़ोर है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमज़ोर है, ये भी सही है। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल या लेजिस्लेचर की प्रति जवाबदेह नहीं होती, तो ये भी सही हो जाएगा। और प्रतिनिधि सभा का अमेरिका सीनेट से अधिक महत्व है, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। सभी कथन इसमें सही हैं, जैसे कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा विश्व की सर्वाधिक निर्बल संसद है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमज़ोर है। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। स्विट्ज़रलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है, तो सही हो जाएगा। इसमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ये भी सही है। मतदाताओं और उम्मीदवारों की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करती है, तो ये गलत हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में सर्वोच्च विधायिका शक्ति संघीय सभा नामक एक द्विसदनात्मक निकाय में निहित है। इसमें 2 सदन होते हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। संघीय सभा के दोनों सदन में राष्ट्रीय परिषद बड़ी है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका सामान्य कानून परंपरा पर आधारित होते हैं। स्कॉटलैंड के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। वेल्स के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिशों के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता इस प्रकार है, जैसे ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग अहिंसा वैध है, जिसे सामान्य कानून कहा जाता है। दूसरा, स्कॉटलैंड के
न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। तीसरा, बिल्स के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करते हैं जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो पहले क्या होगी, एक सूची प्रस्तुत की जाएगी जिन पर चुनाव लड़ा जाना है। उसके बाद जो सूचियां हैं उस पर अनावृत एवं संवृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों को मतों को इंकित करना होता है और व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। दूसरा हो जाएगा, उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा कि उनको कितने मत प्राप्त हुए हैं उनमें व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद अवशेष और बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। तो ये चौथा हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधि की सामान्य प्रणाली के कार्य इस प्रकार हैं, प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करते हैं जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है। दूसरा, सूचियां अनावृत और समृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों को मतों को इंकित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। इसमें भी उम्मीदवार को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और अवशेष और जो बाकी मत होते हैं उनको उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था। तो ये था स्वीडन। स्वीडन ने बहुत पहले 1766 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था। नेक्स्ट आते हैं लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणित करना होता है। तो ये सही हो जाएगा। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी सही है। लिंग बजट का उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणित करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक अवधारणा से संबंधित प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्थान में शामिल किए जाते हैं राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक संस्थान में शामिल किए जाते हैं राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट आते हैं आलमंड और बारवा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया है। तो इसमें मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस और यूके को आधार बनाया गया है। आलमंड और बारवा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में मॉस्को, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूके को आधार बनाया गया है। इन दोनों ने सिविक कल्चर 1963 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं आलमंड और बारवा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार की राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं। तो इसमें सीमित, प्रजा और भागीदार होते हैं। आलमंड और बारवा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार की राजनीतिक सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, सीमित, प्रजा और भागीदार। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कूट, उनको बताने हैं। पहले आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की गई है। तो इन्होंने निर्भरता का सिद्धांत के आधार पर की गई इनकी आलोचना, अविकासवाद के सिद्धांत पर की गई है और विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर की गई है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना निम्न 3 कारण से की जाती है, निर्भरता के सिद्धांत के आधार पर, अविकासवाद के सिद्धांत पर और विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहला दिया गया है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को पूर्ण समाप्ति की गई थी। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्थापित किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया गया था।
1813 के चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त किया गया था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण समाप्त किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सभा जो सरकार है उसके सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, तो ये भी सही है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो ये भी सही है। चारों ही सही हो जाएंगे। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने नियंत्रण में ले सकता है और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसी भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं किया गया है, तो अंतर्राज्य परिषद, इसको तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है, बल्कि अनुच्छेद 356 किया गया है। राज्यपाल की भूमिका की गई है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को किया गया है। राज्य संघ के तनाव क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है अनुच्छेद 356 की, राज्यपाल की नियुक्ति की 153 की और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो कि 268 से 293 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है, तो इसको हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर KR नारायण और फिर उसके बाद आते हैं कृष्णकांत। गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से 1974 तक रहे हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक रहे हैं और KR नारायण 1992 से 1997 और कृष्णकांत 97 से 2002 तक। नेक्स्ट आते हैं भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्याख्या या व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आते हैं कब से भारत में इन बातों पर सर्वसम्मति बनी है कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए, ये 1996 में कहा गया था। भारत में सन 1996 में इस बात पर सर्वसम्मति बनी थी कि जो उपाध्यक्ष का पद है वो प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इनका संबंध था न्यायाधीशों के अंतरण से। फिर MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का संबंध है ताज प्रदूषण से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनका संबंध था मूलभूत ढांचे से। और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इनका संबंध है पेट्रोल पंप का आवंटन से। SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया न्यायाधीशों के अंतरण से संबंधित है। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ताज प्रदूषण से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मूलभूत ढांचे से संबंधित है। और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पेट्रोल पंप के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये है दी आर्म्ड फोर्सेस
स्पेशल पावर एक्ट AFSPA। दी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? तो यह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें राज्य वित्त आयोग का भी गठन का प्रावधान है, तो ये भी सही हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण। तीसरा, राज्य वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95 था, यह है, तो ये उस समय की बात है जब ये सूची आई होगी, जब ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आया होगा। दूसरा, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मेलन हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, तो सही हो जाएगा। दूसरा, पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95 था, वो भी 2020 के अनुसार। 20 में 80वां था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर बना था। और लोकपाल लोकायुक्त विधेयक संसद में पहली बार 1967 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय शासन एवं उनके प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रश्न। पहला दिया है निम्नलिखित में कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय स्वसंस्कृति आंदोलन के पद में वर्गीकृत करता है, तो ये हो जाएगा मायरन वेनर। मायरन वेनर भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय स्वसंस्कृति आंदोलन के पद में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। छात्र संगठन और उससे संबद्ध पार्टियां बताइए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संबंध है बीजेपी से। ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन का संबंध है सीपीआई से। और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन फॉर इंडिया का संबंध है कांग्रेस से। और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का संबंध है सीपीआईएम से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संबंध है बीजेपी से। ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन का संबंध है सीपीआई से। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन फॉर इंडिया का संबंध है कांग्रेस से। और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का संबंध है सीपीआईएम से। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद नहीं करता? तो ये हैं हमारे हेनरी फेयोल, MP फॉलेट, लूथर गुलेक और एल उर्विक। ये कोई भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते। निम्न विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते: हेनरी फेयोल, MP फॉलेट, लूथर गुलेक और एल उर्विक। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए हैं? तो उनका नाम है गुलेक और उर्विक। गुलेक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में 7 शब्द जिसमें पोस्टकॉर्व शब्द प्रयोग किया जाता है इनके लिए। पोस्टकॉर्व के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पक्ष में गुलेक और उर्विक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिनके आधार पर संरचना की जाती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें कर्मचारी चयन नहीं आता। संगठन के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला सूत्र स्टाफ पदस्थापन, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र और केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट आते हैं नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल देता है। तो ये संबद्धता, मूल्य, निष्पक्षता और परिवर्तन। नवीन लोक प्रशासन की मूल मुक्त व्यवस्था को अस्वीकृत करते हैं। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। यह मानवीय संबंधों और प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में एक
नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, औपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रवाहित होती है, तो यह तिरछी और अधोमुखी दिशा में प्रवाहित होती है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा तिरछी अधोमुखी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दूसरे शब्दों में संवैधानिक अधिकार ऊपर से और समतल रूप में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है, तो ये है यूएसए। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है यूएसए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है, तो इनका नाम है रोनाल्ड किस्ले। रोनाल्ड किस्ले ने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला है तर्क और कारण से। तर्क कहता मतलब कथन कहता है कि विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आज़ाद हो गए थे, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र विकासमान तीसरी दुनिया के देशों के प्रशासन का अध्ययन बड़े व्यापक स्तर पर किया गया। इन अध्ययनों से पता चला है कि विकासशील देशों की प्रशासन व्यवस्था स्वदेशी ना होकर पाश्चात्य देशों की नकल मात्र है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है, निकोलस ऑनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा शब्द गढ़ा है, तो ये रचनावाद को गढ़ा है। निकोलस ऑनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में रचनावाद शब्द को गढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित हैं, तो इनका नाम है माइकल डायल। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत माइकल डायल संबंध हैं, इसमें मूल प्रतिपादक कांट हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की है, तो उनका नाम है हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है, बताइए, तो यह विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार समझौतों का संचालन करता है, सही है। दूसरा, यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, ये भी सही है। यह विकासशील एवं विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन गेट्स से भी व्यापक है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वास्ते संस्थागत और कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। संगठन असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है, जो सभी देशों की व्यापार व्यवस्था पर लगातार निगाह रखता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जापान। जापान अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से डैश रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है यूरोपियन समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता, तो पहला लक्ष्य 21वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अहिंसक मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, तो ये भी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत अपेक्षाकृत न्याय संगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना, ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला, 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, अहिंसक
उचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत अपेक्षाकृत न्यायसंगत पैटर्न के लिए स्थिति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत 1954 में सम्मिलित नहीं था? तो पहला, यह एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान रखेंगे तो सही हो जाएगा। परमाणु हथियारों के विकास नहीं करेंगे, ये नहीं था इसमें। और समानता एवं पारस्परिक लाभ की बात कही गई थी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात भी की गई थी। पंचशील समझौता 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। इसमें निम्न बातें शामिल थी। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। दूसरा, अनाक्रमण रहेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ का फायदा उठाएंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहेंगे। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में पता लगाया गया था। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें वर्ष 1998 में भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि शीत युद्ध की समाप्ति की गई थी। यूएसएसआर के राज्य समाजवाद का विघटन किया गया था और बर्लिन की दीवार भी गिराई गई थी। भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ का विकास 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के पूर्वार्ध में हुआ था। इसमें विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक विकास से पता लगा है कि इन श्रेणी में शामिल थे कि शीत युद्ध की समाप्ति होगी, यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन होगा और बर्लिन की दीवार भी गिरना। नेक्स्ट है विविध से संबंधित प्रश्न। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आंदोलन और उनके व्यक्ति बताइए। सबसे पहले हैं चिपको आंदोलन, इनका संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा से। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेघा पाटकर से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन का संबंध है अरुणा राय से। और तेलंगाना आंदोलन का संबंध है के चंद्रशेखर राव से। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, सूचना का अधिकार अधिनियम अरुणा राय और तेलंगाना आंदोलन का संबंध है के चंद्रशेखर राय से। नेक्स्ट है राज्य एवं प्रभावी जाति दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब और जाट सिख संबंधित हैं, राजस्थान राजपूत संबंधित हैं और कर्नाटक में लिंगायत है, लेकिन केरल में बेलमा नहीं है। पंजाब में जाट सिख हैं, राजस्थान में राजपूत हैं और कर्नाटक में लिंगायत हैं। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और उनके लेखक बताइए। पहले दिए गए हैं सेलिंग जी हैरिसन, इनका संबंध है इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकी से। नेक्स्ट है रुडोल्फ तथा रुडोल्फ, इनका संबंध है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन से। नेक्स्ट है फैक्लिन फैक्कील का संबंध है ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया और मायरन वेनर का संबंध है इंडियन पैराडॉक्स से। पहले आते हैं सेलिंग जी हैरिसन, इनका संबंध है इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड से। रुडोल्फ तथा रुडोल्फ इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं फैक्लिन फैक्कील का संबंध है ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया से। और नेक्स्ट आते हैं मायरन वेनर, इनका संबंध है इंडियन पैराडॉक्स से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा बताइए। तो रॉबर्ट मिशेल यह अल्पतंत्र का कठोर कानून देते हैं। अल्पतंत्र का कठोर कानून रॉबर्ट मिशेल का कथन है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले आते हैं केन विंटन, इनका संबंध है एनाटॉमी ऑफ आ रिवोल्यूशन से। टेड गर का संबंध है वाई मैन रिवेल और चार्ल्स टिली का संबंध है यूरोप इन रिवोल्यूशंस और थेडा स्कॉकपाल का संबंध है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन से। केन विंटन का संबंध है एनाटॉमी ऑफ द रिवोल्यूशन से। टेड गर का संबंध है वाई मैन रिवेल। चार्ल्स टिली का संबंध है यूरोप इन रिवोल्यूशन से और थेडा
एकॉक पाल का संबंध है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन से। नेक्स्ट आते हैं, डैश ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया है। तो कचरा टोकरी मॉडल माइकल डी कोहेन ने दिया है, जेम्स जी मार्च ने दिया है और जोहान्स पी ओल्सन के द्वारा दिया गया है। तो माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओल्सन ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में निजीकरण और अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। और आर्य की सही व्याख्या भी करता है, दोनों कथन सही हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में निजीकरण और अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा किए जाने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से लेखक और पुस्तक में बतानी है। पहले आते हैं बी बुजान। बी बुजान का संबंध है पीपल, स्टेट एंड फियर से। आई हैंसन का संबंध है द रिवोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज से। और के एन वाल्स का संबंध है मैन द स्टेट एंड वार से। और एल वेंट्स का संबंध है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। पहले आते हैं, बू बुजान का संबंध है पीपल, स्टेट एंड फियर से। आई हैंसन का संबंध है द रिवोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से। और के एन वर्ल्ड्स का संबंध है मैन द स्टेट एंड वॉर से। और ए वेंट्स का संबंध है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हम इनके आंसर देखते हैं। तो प्रतिबल रणनीति का संबंध है परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिसार या काउंटर पॉलीफरेशंस। इसके अंतर्गत परमाणु अस्त्र कार्यक्रम एवं परमाणु प्रसार को अवरुद्ध करने, धीरे करने, वापस लेने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयासों का वर्णन करने हेतु प्रयुक्त किया गया शब्द है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिबंधवाद, काउंटर रिस्ट्रिक्शनिस्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय वकील जिसका तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड कानून और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मानकीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिमूलक रणनीति, काउंटर वैल्यू स्ट्रेटेजी। यह परमाणु राजनीति का वह प्रकार है जो कि परमाणु अस्थियों और बड़ी आबादी वाले शहरों की शत्रु की उन अस्थियों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं जो उनके लिए बहुमूल्य हैं। नेक्स्ट आते हैं नरम शांति या सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने के लिए किसी को श्रेय दिया जाता है, तो ये है जोसेफ नाई। नरम शांति शब्द को गढ़ने का श्रेय जोसेफ नाई को दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं के.जी. हॉल्स्टी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो यह राज्यों की संख्या और प्रकार में वृद्धि से संबंधित है, सही हो जाएगा। उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार और आधुनिक वितरण प्रणाली है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, प्रभाव की आधिपत्य स्थिति जिससे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय देश रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसे अनेक राज्यों को राजनीतिक आर्थिक संधियों में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक है, ये गलत हो जाएगा। के.जे. हॉल्स्टी के अनुसार समकालीन राज्य प्रणाली की निम्न विशेषता है। पहला, राज्यों की संख्या एवं प्रकार में वृद्धि। दूसरा, उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार एवं आधुनिक वितरण प्रणाली हो। प्रभाव की आधिपत्य स्थिति जिसे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय देश रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षेत्रीय संगठन और उनके क्षेत्र बताइए। पहले आते हैं OSPE, इनका संबंध है यूरोपीय
अटलांटिक से। नेक्स्ट आते हैं B4, इनका संबंध है यूरोप से। BSEC, इनका संबंध है यूरेशिया से। और नाफ्टा, इनका संबंध है उत्तरी अमेरिका से। तो OSCE, इनका संबंध है यूरो अटलांटिक से। B4 यूरोप से संबंधित है। BSEC का संबंध है यूरेशिया से। और नाफ्टा का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट आते हैं मार्च 2015, सऊदी अरब ने किस देश में सैन्य हस्तक्षेप किया था? तो इन्होंने यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया था। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया था उनके क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग हैं? तो अमेरिकी राज्यों के संगठन है अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्री की विचार विमर्श संधि और परिषद। अमेरिकी जो राज्य के संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अंग निम्न प्रकार हैं। पहला, अंतर अमेरिकी सम्मेलन। दूसरा, विदेश मंत्रियों की विचार विमर्श संधि। और लास्ट है परिषद। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।